गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को मैसेज चला गया होगा कि आज की जो क्लास लाइव हो सकती थी वो नहीं हो पाई। कुछ देर से हम लोग कोशिश ज़रूर कर रहे थे कि नेटवर्क सही हो जाए, लेकिन बाहर मौसम भी बहुत ख़राब है और कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इस वजह से आज की क्लास लाइव नहीं हो पा रही है। तो आप अभी फ़िलहाल रिकॉर्डेड क्लास देख रहे होंगे। तो हम लोग अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, टॉपिक नहीं बदल जाएगा। तो हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था कल तक फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में हमने राइट का कंसेप्ट देखा, हमने राइट का इवोल्यूशन देखा, हमने आर्टिकल 12 के तहत स्टेट का डिफिनेशन देखा। आर्टिकल 13 के थ्रू हमने ये देखा अगर कोई लॉ अगर वह स्टेट के थ्रू बनाया जा रहा है जो इनकंसिस्टेंट वहां पर हो फंडामेंटल राइट के साथ, उसके विरोध में हो, उसको कम करने वाला हो, तो ऐसा कोई कानून वह वैध नहीं माना जाएगा। न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। फिर हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स देखने स्टार्ट किए। हमने आपको कल बताया कि 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिलहाल हैं, जिनमें हमने आपको बताया कि राइट टू इक्वेलिटी यानी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एजुकेशनल राइट सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमने कल ये भी बात किया हुआ था कि हमारे यहाँ पर एक और राइट हुआ करता था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे राइट टू प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता था, संपत्ति के अधिकार। हालांकि संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में दिया गया था, अब फिलहाल उसको एबॉलिश कर दिया गया है, और अभी आगे की सिचुएशन क्या है राइट टू प्रॉपर्टी की, उसकी भी डिबेट हम लोगों को देखना है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग आते हैं अलग अलग फंडामेंटल राइट। हमने कहा आपको 2 तरीके से पूरा इस टॉपिक को देखना है। एक तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी यहां पर आपको ये मालूम होना चाहिए किस आर्टिकल में क्या चीजें कही गई और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, आपको मालूम होने चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने इन फंडामेंटल राइट के कंसर्न में क्या क्या कदम उठाए हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जुडिशरी ने वह फंडामेंटल राइट का इंटरप्रिटेशन कैसे किया है। ये प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में भी आते हैं और यूपी पीसीएस में भी आते हैं। दूसरी चीज हमने कहा कि यहां से ये जो क्वेश्चन आते हैं इनके साथ मेंस वाले जो क्वेश्चन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और मेंस के जो क्वेश्चन आते हैं हम वहां पर देखते हैं कि वो थीमेटिक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं, जहां पर वो पूछते हैं, जैसे आपने राइट टू इक्वेलिटी पढ़ा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे तो आज हमें कुछ डिबेट करने हैं, वो डिबेट से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे डिबेट क्या है, रिजर्वेशन वो जरूरी है या नहीं है, रिजर्वेशन में क्या जो है रिव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एससी एसटी एक्ट के बारे में हम लोग आज देखेंगे, एट्रोसिटीज जो होती हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरीके के जो डिबेट है वो मेंस के क्वेश्चन है, और बाकी जो प्रोविजन उससे रिलेटेड अमेंडमेंट, जुडिशियल वर्डिक्ट और गवर्नमेंट के जो स्टेप हैं, इनिशिएटिव हैं, वो सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन वहां पर हो जाते हैं। तो आपको एक कंप्रिहेंसिव मैनर में ये चीजों को देखना है। दूसरा, हमने पहले भी कहा था कि आंसर राइटिंग एक लॉन्ग प्रोसेस है। आंसर राइटिंग वह ओवरनाइट आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास कंटेंट डेवलप होता जाएगा, अप्रोच डेवलप होता जाएगा और कीवर्ड्स आपके पास अच्छे आते जाएंगे, आपका आंसर राइटिंग अपने आप इंप्रूव होता जाएगा। कोशिश कीजिए कि जो क्लास में डिस्कस किया जा रहा है, जो कीवर्ड्स बोले जा रहे हैं, वो आपके दिमाग में कहीं पर जाकर रुक जाएं और उनका इस्तेमाल आप अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में करना शुरू कर दें। अगर ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यकीन मानिए आपका आंसर दूसरों की तुलना में बहुत अलग तरीके का होगा, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है, सुपरफिशियल आंसर होते हैं, लैंग्वेज बहुत वीक होता है, वहां पर कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, आर्गुमेंट बड़े कमजोर होते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम आते हैं। तो इसलिए हमें क्या काम करना है, हमें सीखना है अच्छे कीवर्ड्स, हमें सीखना है सेंटेंस फॉर्म करना, हमें सीखना है आर्गुमेंट हमारे कैसे बेहतर हो सकते हैं, हमें सीखना है अच्छे फैक्ट्स और अच्छे इंफॉर्मेशन को कैसे अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बहरहाल, आर्टिकल 14 से हम लोगों ने राइट टू इक्वेलिटी देखना स्टार्ट किया था। कल हमने बताया कि राइट टू इक्वेलिटी में आर्टिकल 14 वह सभी इंडिविजुअल्स को ये बोलता है कि आपके पास जो राइट होगा वो 2 तरीके का है। आर्टिकल 14 कहता है एक इक्वेलिटी बिफोर लॉ के बारे में और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में। कल हमने इन दोनों में डिफरेंशिएट किया। हमने कहा इक्वेलिटी बिफोर लॉ का मतलब कानून की नजर में सब समान है, यानी कि यहां पर जो है लॉ के अकॉर्डिंग वह डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा कि आप प्रेसिडेंट हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मिनिस्टर हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप आम आदमी हैं।
सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट यहां पर लॉ करेगा। ये एक बेसिक फिलॉसफी इसके पीछे काम करती है। ये एक ऐसे सोसाइटी की बात करती है जो हॉरिजेंटल सोसाइटी हो। हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज समाज, यानी जहां पर आय के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ऊंच नीच की भावना न हो, कोई वहां पर सुपीरियर और कोई इंफीरियर न हो, सब इक्वल पोजीशन वहां रखते हो। इसे हम इक्वालिटी बिफोर लॉ कहते हैं। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की हमने जब बात की, हमने कहा कोई भी दुनिया की सोसाइटी हो, उस सोसाइटी में एक नेचुरल हायरकी बन जाती है, एक पद सोपान बन जाता है, यानी एक ऊंच नीच की व्यवस्था हर एक सोसाइटी में हमें देखने को मिलती है। जहां कुछ लोग, यह देखा जाता है बाइबॉर्न जो है वो कुछ अलग तरीके के प्रिविलेजेस लेकर चलते हैं, जो उनकी मेरिट या उनकी एबिलिटी के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उनके बर्थ के आधार पर होता है। जैसे अगर कोई ऊंची जाति में जन्म लेता है, कोई पुरुष के रूप में जन्म लेता है, कोई अलग धर्म मेजॉरिटी के रिलीजन के रूप में जन्म लेता है, तो एक नेचुरली उनको कुछ प्रिविलेजेस मिल जाते हैं अदर जो है ग्रुप्स की तुलना में। तो हमारी सोसाइटी भी हायरार्किकल सोसाइटी रही है, यहां भी ऊंच नीच की भावना रही है, और ऐसा समाज का एक बड़ा तबका रहा है, सोसाइटी का एक बड़ा सेक्शन रहा है, जो यह देखा जाता रहा है कि जो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट रहा है उससे वो कटा हुआ रहा है, यानी उसके पास वो एक्सेस नहीं रहा अपॉर्चुनिटी का, जिससे वो अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर कर पाए। फिर से यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां मेरिट और एबिलिटी का कोई मुद्दा नहीं था, यानी उनमें योग्यता और क्षमता थी या नहीं एक अलग बहस था, उन्हें अपनी योग्यता और क्षमता को दिखाने की अनुमति ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में ऐसा जो सोसाइटी का ग्रुप होता है वो धीरे धीरे डिप्राइव्ड होता जाता है, वह मेन स्ट्रीम से कटता जाता है, उसका सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट खत्म हो जाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन वह नहीं दिखाई देता है, वह सोसाइटी में वह लीडिंग पोजीशन पर नहीं होता है, उसके पास रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं होते हैं, उसके पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो यह जो सोसाइटी का हिस्सा होता है कहीं न कहीं वह अपने को डिप्राइव्ड फील करता है। और अगर ये जो स्पिरिट है, ये इमोशंस जो उसके अंदर हैं, अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं तो उसके अंदर एक अनरेस्ट डेवलप होता है सोसाइटी को लेकर कि हमें डिप्राइव्ड कर दिया गया है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे सामने ये सवाल था कि आखिर जो अनटचेबल्स हमारे यहाँ पर हैं, जिनको स्कूल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में, कुओं में, तालाबों में, खेतों में जाने से रोका जाता है अलग अलग वजहों से, ऐसे लोगों को क्या सोसाइटी में हमें इनकॉर्पोरेट नहीं करना है? उन महिलाओं को जो घरों की चार दीवारी में कैद हैं, क्या उनको घर के बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए? उन ट्रांसजेंडर को जो कि एक स्टीरियोटाइप इमेज के साथ अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, जिनकी न कोई फैमिली है, जिनकी न कोई सोसाइटी में इम्पोर्टेंस है, या उनको सोसाइटी में उस तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं उनको मिलता है, क्या ऐसे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन वह इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को? तो हमने, चूंकि हमारा टारगेट, हमारा गोल, हमारा जो यहाँ पर हमने टारगेट सेट किया था वो ये था कि हम एक इक्वलिटी पर बेस्ड जो है सोसाइटी को लेकर आएंगे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जहां इक्वलिटी बिफोर लॉ कहा कि कोई भी यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आप चाहे ऊंची जाति के हो, आप पिछड़ी जाति के हो, आप पुरुष हो या महिला हो, किसी तरीके का कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हमने जैसा पहले ही कहा कि चूंकि सोसाइटी या हमारा इकोनॉमिक मॉडल ऐसा था, बहुत से लोग सोसाइटी में डिप्राइव्ड थे, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड थे, ऐसे लोगों को जो वंचना के शिकार थे, जो लोग असमानता के भेदभाव के शिकार थे, उनको हम अगर कुछ उनके लिए स्पेशल प्रोविजन न करते तो ऐसे लोगों का अपलिफ्टमेंट, ऐसे लोगों को लेकर एक्सेप्टेंस सोसाइटी में वह डेवलप ही नहीं हो पाता। इसलिए जरूरी था कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए, इसलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात की गई। यह बात यहां पर कहा गया है कि स्टेट जो है वह स्पेशल प्रोविजन करेगा फॉर डिप्राइव्ड क्लासेस, जो लोग वंचित वर्ग के तबके हैं उनके लिए राज्य के द्वारा विशेष प्रावधान किया जाएगा। यानी जब विधि के समझ समानता पढ़ते हैं तो समान व्यवहार सबके साथ करने की बात की जाती है, और जब विधियों का समान संरक्षण पढ़ते हैं तो वह कहा जाता है असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार, अनइक्वल ट्रीटमेंट अमंग अनइक्वल पर्सन। वहां कुछ लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात की जाती है। तो कल हमने आर्टिकल 14 देखा, हमने आर्टिकल 14 में एक और बात कही हुई थी कल आपसे कि यह समझना होगा कि अगर भारत सरकार कोई कानून बना रही है
तो एक तो तरीका ये हो गया कि वह सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए, यानी कानून अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे यहां क्लास लेजिस्लेशन को फॉरबिट किया गया है, गलत माना गया है। वर्ग विधायन इंडिया में परमिसिबल नहीं है। इसको माना नहीं गया है कि अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग कानून होना चाहिए, यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए। लेकिन चूंकि सोसाइटी में अलग अलग कम्युनिटी जो हैं, उनका सिचुएशन, उनका पोजीशन, उनका कंडीशन अलग अलग होता है, तो कई बार कानून ऐसे बनाए जाते हैं जिनका इंपैक्ट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। इसीलिए यह बोला गया है कि क्लास लेजिस्लेशन तो नहीं किया जाएगा, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ वो किया जा सकता है, विधियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी हम कानून को क्लासिफाइड कर सकते हैं कि यह इन पर इस रूप में लागू होगा, यह इन पर इस रूप में लागू होगा। हमने कहा था कि अगर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ करना है, विधियों का वर्गीकरण करना है, तो दो क्राइटेरिया जरूरी हैं। पहला कि एक तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, जो हम कानून बना रहे हैं और जिस आधार पर क्लासिफिकेशन दो कम्युनिटी में कर रहे हैं। जैसे हमने पंचायती चुनाव के लिए बोला कि 8वीं पास किए हुए लोगों को ही वह पंचायत के चुनाव में भाग लेने का मौका मिलेगा। तो हमने जो ये क्राइटेरिया बनाया है, यह डिफरेंशिया किया है, यह भेदभाव किया है ना, कि 8 साल से 8वीं पास लोग ही जो है पंचायती का चुनाव करेंगे। तो जो लोग 8वीं नहीं पास किए वो तो कहेंगे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, सबके लिए एक कानून होना चाहिए, चुनाव सभी लोग भाग ले सकते हैं। तो यह पहला क्राइटेरिया है कि यह जो डिफरेंशिया आपका है, भेदभाव है, वह इंटेलिजिबल होना चाहिए, यानी वो समझ में आने वाला होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए। तो जब यह पूछा गया पंचायतों में, हरियाणा में ये मुद्दा आया था, तो वहां पर न्यायपालिका के सामने जब मुद्दा आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया इसलिए क्योंकि एजुकेशन को बेस बनाया गया है, और जैसा कि हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट भी है और राइट टू एजुकेशन एक्ट भी हमारे यहां पर बनाया गया बाद में, तो यह हमारे यहां गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि यूनिवर्सल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। और इसलिए अगर एजुकेशन को क्राइटेरिया पंचायतों की चुनाव में बनाया जा रहा है, तो न्यायपालिका का कहना है कि इससे राइट टू एजुकेशन का जो स्पिरिट है वो और मजबूत होगा। तो यह इंटेलिजिबल डिफरेंशिया था। दूसरा कि जो आप डिफरेंशिया किए हैं वो लॉ के ऑब्जेक्टिव के साथ क्या है, मैच करना चाहिए। मतलब जिस कारण से आपने भेदभाव किया है और कानून का जो उद्देश्य है, उनके बीच एक तार्किक संबंध होना चाहिए। जैसे हरियाणा के पंचायती चुनाव का कानून जो है, जब वह कहता है कि हम 8वीं के ऊपर ही लोगों को पंचायतों के चुनाव में भाग लेने देंगे, तो उस कानून का उद्देश्य क्या था कि पंचायतों के चुनाव में पढ़े लिखे लोग आए और शिक्षा के प्रति वह सभी लोगों में अट्रैक्शन आए कि सब लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, गांव देहात हर जगह पर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यह जो कानून बनाया गया, यह कानून और जो उसका उद्देश्य है, उन दोनों के बीच आप एक तार्किक संबंध देख सकते हैं। ऐसे अलग अलग मामले आप देख सकते हैं, बहुत से कानून बनाए जाते हैं, जैसे कई बार पॉपुलेशन के आधार पर बनाया जाता है, और भी इस तरीके की बहुत सी चीजें होती हैं। तो कल हम लोगों ने एक बात ये भी आर्टिकल 14 में की थी। फिर हम लोगों ने आर्टिकल 14 में नेचुरल जस्टिस का भी कंसेप्ट डिस्कस किया था। हमने कहा अनुच्छेद 14 क्या कहता है, सभी के साथ समान व्यवहार, यह इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है। इसी में नेचुरल जस्टिस छिपा हुआ है। नेचुरल जस्टिस यानी नेचर का जस्टिस। नेचर का जस्टिस क्या है कि किसी के साथ भी फेवरिज्म नहीं होना चाहिए। इक्वेलिटी का मतलब क्या है, नो फेवरिज्म, किसी के साथ पक्षपात ना हो, समान व्यवहार हो। तो यहां पर यह बात छिपा हुआ है कि किसी के साथ फेवरिज्म ना हो। दूसरा, अगर किसी को आप एक्यूज बना रहे हैं तो उसे अपना जो साइड है उसको प्रेजेंट करने का वहां पर जो है अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और तीसरा, अगर कोई एक्यूज्ड है तो वह अपने खुद मामले का जज नहीं हो सकता है। तो ये 3 लॉ वहां पर हमने नेचुरल जस्टिस के भी आपके साथ डिस्कस किए थे। फिर हमने राइट टू इक्वेलिटी का जो एक्सेप्शन है, यानी इक्वेलिटी बिफोर लॉ के एक्सेप्शंस हैं, हमने कहा प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ ऐसे इम्यूनिटीज दी गई हैं जो आम आदमियों से उन्हें अलग करती हैं। इसी तरीके से पार्लियामेंट के मेंबर या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को भी कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं जो आम आदमियों से उन्हें अलग करते हैं। इसी तरीके से डिप्लोमेट्स जो फॉरेन कंट्री के यहाँ पर रहते हैं उनको भी कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं, इम्यूनिटीज दी गई है जो उन्हें भारत के नागरिकों से अलग करते हैं। तो इसे एक्सेप्शन के रूप में देखा जाता है, अपवाद के रूप में देखा जाता है। यानी इस आधार पर कोई ये नहीं कहेगा कि भारत में इक्वेलिटी बिफोर लॉ
नहीं है। हम यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन और बहुत जरूरी स्थितियों में वो एक्सेप्शन लेकर चलते हैं। तो कई बार इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ के एक्सेप्शंस क्या हैं। जो 125 शब्दों के क्वेश्चन आते हैं वहां फैक्चुअल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो सीधे वहां पर ये 3 पॉइंट्स में हम सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब आगे चलते हैं। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो आर्टिकल 15 है। तो पहले आर्टिकल 15 को अच्छे से समझते हैं और फिर उसके बाद मूव करते हैं। आप लोगों को नोट्स मिल गया है। जो हिंदी मीडियम में बहुत से लोग कर रहे थे प्रीलिम्स वाला नोट्स, तो आज वो हम कर देंगे। और बाकी जो नोट्स आपका है वो तो एज इट इज प्री कम मेंस सबकी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, नोट्स वहां पर कंप्रिहेंसिवली हैं और आपके मैक्सिमम नीड को फुलफिल करते हैं। हमने कहा अगर इसके अलावा किसी को भी पढ़ने की जरूरत है तो आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हैं, कोचिंग से जो बुकलेट आपको मिला होगा उससे आप पढ़ सकते हैं। कोई भी बुक का यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे हैं, वो आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। अगर आपका इंटरेस्ट है और आप पैरेलल पढ़ सकते हैं तो पढ़ना चाहिए। अगर आप जितना अपने को एक्सप्लोर करेंगे आप उतना बेहतर बनेंगे। ये मैं कतई नहीं चाहूंगा कि आपकी डिपेंडेंसी होल सोल मेरे ऊपर बनी रहे, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि आपको इतना कैपेबल बना दूं कि अगर आप कहीं कुछ भी पढ़ें, चाहे वो पीसीएस के लिए आईएएस के लिए, तो आप कम से कम पॉलिटी में अपने को एक कंफर्ट जोन में वहां पर पाएं। आप उलझे न कि ये किताब में क्या लिखा हुआ है, हमको तो ये नहीं मालूम है। तो आपका एक विजन हम यहां पर क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए आर्टिकल 15 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 15 का टाइटल पहले तो देखिए क्या है। कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो यानी आर्टिकल 15 का मोटिव है कि जो डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग ग्राउंड पर होते हैं उनको प्रोहिबिट किया जाए, यानी किसी आधार पर भेदभाव ना हो। यहां पर इन्होंने कुछ आधार बताए हैं। कौन कौन से आधार? आधार इन्होंने बताया रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 ग्राउंड इन्होंने बताए हैं जिस ग्राउंड पर वह डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाने की बात करते हैं। ये तो टाइटल हो गया। आर्टिकल 15 के अंदर चलते हैं और तब हमें शायद और अच्छे से मालूम चल पाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 देखिए। ये आर्टिकल 15 और क्लॉज 1। क्लॉज 1 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। तो यानी आर्टिकल 15 किसको मिला है? केवल और केवल सिटीजन को। नॉन सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, सिटीजन के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ ये 5 आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ। ओनली ऑफ का मतलब क्या है कि यहां पर बोला गया है कि अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1 कहता है कि राज्य जो है वह धर्म के आधार पर, केवल धर्म, यहां पर मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थल या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 जब कहता है ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो यह कहता है कि केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता, यानी अदर जो ग्राउंड है उनके आधार पर भेदभाव हो सकता है। ये आर्टिकल 15 केवल 5 आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है कि स्टेट के द्वारा वह रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, रेस के नाम पर, सेक्स के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, अदर ग्राउंड पर किया जा सकता है। यानी आप निवासी कहां के हैं, रेजिडेंट कहां के हैं, आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है। अन्य किसी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन राज्य अगर कोई कानून बनाता है, राज्य कोई कदम उठाता है, कोई नीति बनाता है, कोई योजना बनाता है, राज्य कुछ भी काम करता है, तो ऐसी स्थिति में वह इन 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो आप सीधे कहां जा सकते हैं? आप कोर्ट जा सकते हैं। तो धर्म के आधार पर, यहां नस्ल के आधार पर, यहां पर मतलब मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव आपके साथ नहीं किया जा सकता है। क्लियर है यहां तक? ये 5 आधार आपको याद होने चाहिए, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनते हैं। अब दूसरी चीज यहीं पर इसको और विस्तार से देखते हैं। आर्टिकल 15(1) तो वैसे स्टेट के पब्लिक नेचर को डिफाइन करता है कि स्टेट को यह ध्यान रखना है कि इन 5 आधारों पर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 15 का क्लास 2 थोड़ा स्पेसिफिक है। वह कहता है एक चीज को और ज्यादा महत्व देते हुए आपको ध्यान देना होगा, और वो क्या है? कहता है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस आर कंडीशन विथ रिगार्ड टू। यानी
कि ये जो ऊपर के 5 आधार हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन आधारों पर किसी भी नागरिक के ऊपर कोई अयोग्यता, कोई दायित्व, कोई प्रतिबंध या दशा नहीं आरोपित किया जा सकता है। किन ग्राउंड पर, किस आधार पर या किस कारण से? तो बोला गया है कि अगर कोई भी नागरिक है तो उसको एक्सेस टू शॉप्स, दुकानों तक उसकी जो पहुंच है उसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता राज्य के द्वारा, या वहां पर जो है वह पब्लिक रेस्टोरेंट्स हो, जो सार्वजनिक रेस्टोरेंट हैं वहां पर वह किसी भी कीमत पर जो है नागरिकों के साथ इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जो होटल्स हैं या प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट्स हैं, यानी अगर कोई भी दुकान है तो वह दुकान ये बोले कि हम केवल इनके लिए सामान रखेंगे, इनके लिए सामान नहीं रखेंगे। कोई यहाँ पर शॉपिंग मॉल है, वो कोई है कि यहाँ पर केवल इस कम्युनिटी के लोग आ सकते हैं। कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट ये बोले कि केवल ये लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में स्टेट से बोला गया है कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि कोई भी नागरिक को दुकानों तक, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर केवल इस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है कि वह किस धर्म का है, किस मूल वंश का है, किस जाति का है, किस लिंग का है, किस जन्म स्थान का है। दूसरा, इसी चीज को और ज्यादा यहां पर एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को इन 5 आधार पर कुओं के प्रयोग से, टैंक के प्रयोग से, जो स्नाना घाट हैं उनके प्रयोग से, सड़कों के प्रयोग से, और जो प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट हैं यानी जो सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे वो राज्य के द्वारा वह पूरी तरीके से निर्मित किए गए हों, नियंत्रित किए गए हों, या वह आंशिक रूप में राज्य द्वारा बनाए गए हों, अगर राज्य का पैसा कहीं भी लगा है कुएं के बनाने में, टैंक के बनाने में, स्नाना घाट के बनाने में, सड़क बनाने में, सार्वजनिक स्थल बनाने में, ऐसी जगहों पर वह धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझिएगा कि ये जो यहां पर आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 और सब क्लॉज ए है, तो सब क्लॉज ए कहता है कि दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर जाने से रोका नहीं जा सकता है किसी भी वह नागरिक को। तो ये तो हो गया चूंकि सार्वजनिक प्रकृति के हैं, पब्लिक नेचर के हैं, लेकिन कुएं, टैंक, स्नाना घाट, सड़कें या सार्वजनिक स्थल जो यहाँ पर हैं, इनमें से हो सकता है कि कुछ प्राइवेट हो। जैसे मैंने अपना कुआं बनाया, इसमें राज्य का 1 भी रुपया नहीं लगाए, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे किसको आना है, किसको नहीं आना है। लेकिन अगर ऐसा कोई स्थान है जो सरकार के पैसे से पूरी तरीके से या आंशिक रूप में बना है, तो वहां पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2 ये दो चीजें क्लियर करता है कि 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(2) की खासियत यह है कि यह कहता है कि सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश से किसी भी नागरिक को भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ेगा। और यह इसलिए जरूरी था कि हमारी सोसाइटी में लंबे समय से अनटचेबिलिटी चलती आ रही थी, जहां पर देखा जाता था कि सार्वजनिक स्थलों पर वह एक खास समुदाय के लोगों को जाने से रोका जाता था, वहां उनकी पहुंच नहीं थी। स्नाना घाट से वहां पर रोका जाता था, तालाब, कुओं से रोका जाता था। ऐसे में वह सोसाइटी का जो वर्ग था वह अपने को इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता था। यह केवल शेड्यूल कास्ट के साथ स्थिति नहीं थी, यह स्थिति विमेंस के साथ भी देखी जाती थी, यह स्थिति शेड्यूल ट्राइब्स के साथ भी देखी जाती थी। तो इसलिए आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 जो है वह स्टेट को तो रोकता ही रोकता है, कहता है कि सार्वजनिक स्थलों पर नागरिकों को जाने से आप नहीं रोक सकते हैं, उनके इस्तेमाल करने से आप नहीं रोक सकते। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि केवल राज्य नहीं बल्कि यह अन्य व्यक्तियों को भी यह अनुच्छेद यह निर्देशित करता है कि आप किसी व्यक्ति, किसी नागरिक को वह सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग से रोक नहीं सकते। इसीलिए आर्टिकल 15 जो क्लॉज 2 है यह अगेंस्ट स्टेट तो है ही, कि राज्य के विरुद्ध है, कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता भेदभाव।
और राज्य के साथ साथ यह प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी अगेंस्ट है, यानी निजी व्यक्तियों के द्वारा भी यह भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट हमने पहले ही कहा था कि स्टेट के अगेंस्ट राइट के रूप में है, यानी स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि राज्य ये काम नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो राज्य के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 इसी तरीके का प्रोविजन है जो राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नागरिकों को मिला हुआ संरक्षण है। क्लियर है यहां तक? अब आइए अगला जो इसमें सब क्लॉज है, अगला क्लॉज जो है आर्टिकल 15 का, अगला क्लॉज है 15(3). अगर हम आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्लॉज 2 की बात करें तो यह इक्वेलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ का मतलब कि 5 ग्राउंड दिए गए हैं जिनके आधार पर नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह भेदभाव रोकने की बात करता है, यही तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या है कि जहां पर स्टेट कुछ वह विशेष कार्य करेगा, स्पेशल प्रोविजन करेगा। तो आर्टिकल 15(1) और 15(2) ये तो है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, लेकिन आर्टिकल 15(3) है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। कैसे? तो देखिए इसमें क्या लिखा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provision for women and children। तो आर्टिकल 15(3) महिलाओं और बच्चों को के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है कि अगर राज्य वह पुरुषों या अन्य उम्र के लोगों की तुलना में महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ अलग करता है तो यह कोई नहीं कहेगा कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। यानी अगर राज्य जो है वह रेलवे में या राज्य जो है वह बसों में वह महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दे या उनकी जो वहां पर जो किराया है उसमें कमी कर दे पुरुषों की तुलना में, तो अब कोई पुरुष ये नहीं कहेगा कि यह हमारे साथ भेदभाव है। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हैं, ये विधियों का समान संरक्षण है, यानी राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें केवल यही 3 यहां पर क्लॉज थे आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 15(1), 15(2), 15(3). लेकिन एक बड़ा मुद्दा आया, पहले उस मुद्दे को समझिए। ये सारी चीजें नोट्स में है चूंकि, तो आपको केवल समझते चलना है। तो एक बड़ा मुद्दा आया यहां पर, वो मुद्दा क्या था पहले उसको समझिएगा। हुआ कुछ इस तरीके से कि मद्रास गवर्नमेंट उस वक्त की जो थी उसमें जो है मद्रास गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया, एक सरकारी आदेश जारी किया। उस गवर्नमेंट ऑर्डर में जो मद्रास प्रोविंस में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस थे, उसमें रिजर्वेशन का एक प्रोविजन किया गया। कहा गया कि इन कम्युनिटी के लिए वह रिजर्वेशन का वहां पर प्रोविजन किया गया, यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में वह कास्ट के बेसिस पर और रिलीजन के बेसिस पर वहां पर रिजर्वेशन दिया गया कुछ कम्युनिटी को। इसी दौरान जब वहां एंट्रेंस एग्जाम होने थे तो एक महिला श्रीमती चंपका दुरईराजन, इनको भी वहां पर वह मेडिकल कॉलेज के लिए अपने को अप्लाई करना था। तो ऐसे में श्रीमती चंपकम दुरईराजन का यह मानना था, वो जो कि एक ब्राह्मण महिला थी वहां पे, और उनका यह मानना था कि यह हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ है या हमारे साथ जो है यह भेदभाव किया जा रहा है। अगर रिजर्वेशन दे दिया जाएगा तो रिजर्वेशन का मतलब क्या है, कम अंक पर भी वह अदर कम्युनिटी के लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो उनका यह कहना था कि यह राइट टू इक्वेलिटी या इक्वेलिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट है। तो इसलिए उन्होंने यह पिटीशन दायर किया कोर्ट के पास। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता, रिजर्वेशन जैसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। अब जब न्यायालय में यह मामला पहुंचा तो न्यायालय ने देखा कि क्या संविधान में कहीं यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जा सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। उन्होंने देखा कि आर्टिकल 16 में अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात तो की गई है, लेकिन संविधान में कहीं भी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात नहीं की गई है। श्रीमती चंपकम दुरईराजन केस में कोर्ट ने कहा कि चूंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान रिजर्वेशन के लिए नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट
जो मद्रास की है उनका गवर्नमेंट ऑर्डर इनवैलिड है, ये गलत है। अब चूंकि मद्रास प्रोविंस का यह मानना था कि हमारे यहाँ जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं, यानी डिप्राइव्ड क्लासेस के लोग हैं, उन लोगों को एजुकेशन में जब तक रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, तब तक उनका पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं होगा, तब तक उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। तो उनका यह मानना था कि रिजर्वेशन होना तो चाहिए, किसका? गवर्नमेंट का। लेकिन जुडिशरी का कहना था कि चूंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं किया गया है, इसलिए आप ऐसा कर नहीं सकते। ऐसे में मामला जब सरकार के पास पहुंचा, केंद्र की सरकार के पास, तो 1951 में हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, हमने संविधान में संशोधन किया, जिससे यह दुविधा खत्म की जा सके, यानी राज्य सामाजिक न्याय के लिए वह प्रभावी कदम उठा सके, यानी वंचित तबकों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का रास्ता खोल सके। तो आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, यह फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में यह क्लॉज यहां पर जोड़ा गया। इस क्लॉज में क्या बोला गया है, थोड़ा इसको समझिएगा। कहा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled classes, castes and the scheduled tribes। थोड़ा इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर बोली गई हैं। यहां पर बोला गया आर्टिकल 15(4) में कि राज्य जो है वह पूरी तरीके से सक्षम है कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। एनी स्पेशल प्रोविजन, और एनी स्पेशल प्रोविजन का मतलब समझते हैं, यानी चाहे वो शिक्षण संस्थानों में करना चाहे, चाहे वो नौकरियों में करना चाहे, कहीं भी अगर वह राज्य कुछ भी करना चाहता है तो वह अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। क्लियर है? तो यह चीज यहां पर राज्य के लिए बोला गया कि आप ऐसा कर सकते हैं। यहां पे आपने देखा कि एक चीज मेंशन किया गया है कि आर्टिकल 29 का क्लास 2 भी इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, राज्य को ऐसा करने से नहीं रोकेगा। ऐसा इसलिए आगे जब हम अनुच्छेद 29 का क्लास 2 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि धर्म के आधार पर, जाति भाषा के आधार पर कोई किसी शिक्षण संस्थान में किसी को प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 29(2) जब हम आगे बढ़ेंगे तो वह कहता है कि शिक्षण संस्थानों में जो प्रवेश है वह सबके लिए समान होना चाहिए। लेकिन यहां पर राज्य को क्या बोला जा रहा है? राज्य को यह बोला जा रहा है कि आप जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं, यानी कुछ अलग प्रावधान कर सकते हैं, यानी इनके साथ समानता नहीं, असमानता का व्यवहार किया जाएगा, इनको विशेष सुविधा दी जाएगी। तो आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन से। अब एक और चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अनुच्छेद 15(4) वह किन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है, तो आप क्या बताएंगे? अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए और सामाजिक और शैक्षणिक, यहां ध्यान रखना है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक रूप में पिछड़े वर्गों की बात नहीं की गई, यहां सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात नहीं की गई है। यहां पर कौन सी बात की गई है? सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की बात की गई है। तो आर्टिकल 15(4) इस तरीके से आया। आगे चलकर एक और बड़ा विवाद आया, और विवाद क्या था? असल में शुरुआती दौर में तो सरकारी शिक्षण संस्थान ही चारों तरफ थे। सरकारी शिक्षण संस्थान थे तो सरकार वहां अनुसूचित जातियों, जनजातियों और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान कर सकती थी, यानी आरक्षण कर सकती थी। तो देखा गया कि बहुत सी जगहों पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों को सरकारी स्कूलों, कॉलेजेस में आरक्षण दिया जाना शुरू कर दिया गया। लेकिन 90 के दशक के बाद आप सब भी जानते हैं कि धीरे धीरे सरकारी स्कूलों का आकर्षण कम होता गया और निजी स्कूलों का, निजी कॉलेजेस का जो स्कोप था वो बढ़ता गया।
आज के समय में हर कोई यह चाहता है कि हमें अच्छी शिक्षा मिले। वह अगर सरकारी स्कूलों में नहीं मिल पा रही है तो प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल में कम से कम वहां पर मिले। तो सवाल यह था कि 90 के बाद अगर केवल सरकारी स्कूलों में आपने आरक्षण किया हुआ है तो ऐसी स्थिति में अनुसूचित जातियों, जनजातियों या पिछड़े वर्गों के जीवन में, शैक्षिक जीवन में किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो लगातार पिछड़ रहे थे। मांग ये की जा रही थी कि निजी क्षेत्रों के जो स्कूल हैं उनमें भी इस तरीके का प्रयास किया जाए, लेकिन चूंकि अनुच्छेद 15(4) वह केवल राज्य को यह कहता है कि आप वहां पर इनके लिए कुछ विशेष कर सकते हैं, यानी राज्य अपने स्कूलों में तो, अपने कॉलेजेस में तो उन्हें आरक्षण दे सकता था, लेकिन निजी क्षेत्रों को मजबूर नहीं कर सकता था। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए वह संविधान में एक और क्लॉज जोड़ा गया। यह क्लॉज था आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) में देखिए क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल आर इन सब क्लास जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste or the scheduled tribes in so far as such special provision relate to their admission। किससे जुड़ा हुआ? Their admission to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the state other than the minority educational institutions। अब एक चीज यहां पर पहले समझिएगा। आर्टिकल 15(5) कहता है कि राज्य स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, किसके लिए? फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए वह विशेष प्रावधान कर सकता है। यह विशेष प्रावधान क्यों किया जाएगा? यह विशेष प्रावधान अनुच्छेद 15(5) स्पष्टता के साथ बताता है, कहता है कि ये उनके शिक्षण संस्थानों में उनके प्रवेश के लिए, कि राज्य शिक्षण संस्थानों में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के प्रवेश के लिए वह यहां पर प्रयास करेगा, स्पेशल प्रोविजन करेगा। यहां पर क्लियर कर दिया गया कि शिक्षण संस्थान में क्या शामिल है। शिक्षण संस्थान का मतलब इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी शिक्षण संस्थान में निजी शिक्षण संस्थान और सरकारी शिक्षण संस्थान दोनों शामिल हैं। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 15(5) यह कहता है कि राज्य सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। यह यहां पर कर दिया गया। इसी के बाद यह 2005 की घटना थी, यह जब आर्टिकल जोड़ा गया, यह क्लॉज जब जोड़ा गया। इसी के बाद 2006 में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, यानी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान ओबीसी कम्युनिटी के लिए किया गया। इसके पहले आरक्षण केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मिल रहा था, लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, जिन्हें हम ओबीसी कहते हैं, इनको पहली बार 2006 के बाद वह उच्चतर शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलने लगा। तो आप सुनते हैं कि चाहे वो आईआईटी हो, पीएमटी हो या जितने भी कॉलेजेस वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, वहां पर आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। चाहे वो सरकारी वहां पर कॉलेज हो, चाहे वो निजी कॉलेज हो, वहां पर आरक्षण है। लेकिन अब अगर स्कूल शिक्षण संस्थानों की बात करें तो शिक्षण संस्थान एक तो सरकारी शिक्षण संस्थान हो गए और एक क्या हो गए? निजी शिक्षण संस्थान। एक और कैटेगरी है, वो कैटेगरी हम लोग आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 30 में, जिसे हम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, यानी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान। धार्मिक और भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक समूह होता है, अगर वह अपने शिक्षण संस्थानों को खोलता है, जिसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कहते हैं, तो वहां पर आरक्षण होगा नहीं होगा, वहां का कैसा जो है वह शिक्षा होगी, ये सब वह इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है, यानी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान डिसाइड करता है। इसलिए आपको यहां पर यह मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 15(5) वह सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान तो करता है, लेकिन
अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में यह प्रावधान लागू नहीं किया गया है। क्लियर है? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान क्या है, कैसे हैं, ये आगे हम लोगों को देखना है। तो एक तो अनुच्छेद 15(5) जो 93वें संविधान संशोधन से आया। अब इधर बीच 1990 के बाद खासकर जब से रिजर्वेशन काफी तेजी के साथ इस्तेमाल में लाया गया अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी समूह के लिए, तो धीरे धीरे ये देखा गया कि जो यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे थे उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था। और फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ रहा था? जो अनारक्षित श्रेणी के बच्चे हैं उनमें भी दो कैटेगरी है। देखिए, जो लोगों की कैपेसिटी अच्छी, जो लोग कैपेबल हैं, रिसोर्सफुल हैं, चाहे वो उच्च जातियों की हो या अदर जो है कम्युनिटी के हो, जो लोग वहां पर आर्थिक रूप में मजबूत हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे तालीम दिला सकते हैं, अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं। महंगे से महंगे अगर उनका जो है वहां पर एंट्रेंस एग्जाम में कहीं किसी जगह पर, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा कि डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, अगर आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है तो आपके पास तरीका क्या है? तरीका एक ये है कि आप बच्चे को पीएमटी की तैयारी करवाइए और वहां पर वो जो है एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके वह फिर वहां पर जाए और वहां डॉक्टर बन जाए। अगर वहां पर एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा, एंट्रेंस नहीं क्रैक हो रहा है नीट का, तो ऐसी स्थिति में क्या उनके पास कोई और विकल्प है? तो है विकल्प। विकल्प क्या है? प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर, लेकिन उसमें डोनेशन बहुत ज्यादा देना होगा। तो ऐसी स्थिति में जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं वो लोग तो अपने बच्चों को अच्छी जगह भेज सकते हैं, चाहे जिस कम्युनिटी के हो। लेकिन जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है उन लोगों के साथ समस्या ये है कि अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो रिजर्वेशन का भी लाभ नहीं मिलेगा, आर्थिक रूप से मजबूत भी नहीं है, तो उनके शोषण की संभावनाएं और बढ़ जाती, उनके पिछड़ेपन की संभावनाएं समाज में और बढ़ जाती। इसीलिए पिछले कुछ समय से यह महसूस किया जा रहा था कि जो लोग आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हैं, वह भले ही ऊंची जाति और अन्य जातियों के हों, उन लोगों ने यहां उनके अंदर, उनके जो पुअर क्लासेस हैं उनके अंदर यह फ्रस्ट्रेशन बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है और यह समाज के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इसीलिए 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 103वां संविधान संशोधन किया गया। और 103वां संविधान संशोधन देखिए, इसमें इन्होंने अभी अपडेट नहीं किया है। हम आपको अपडेटेड अगर संविधान दिखाएं तो 103वां जो संविधान संशोधन है उसमें ये क्लियर कर दिया गया है। हम दोनों दिखाते चलते हैं, हिंदी इंग्लिश। बेयर एक्ट रखिएगा, हम पहले ही कहे थे, अगर आप जो है वो बुक फॉर्म में नहीं रखना चाहते हैं तो इसी तरीके से डाउनलोड कर लीजिए। केवल आपको डालना है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीडीएफ, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपसे वो पूछेंगे, आप वहां पर जो है जो आपका लैंग्वेज हो आप देख सकते हैं वहां पे। अब देखिए यहां पर जो है कि ये जो है यहां पर थोड़ा इसको हम ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल 15(6), ऊपर था 15(5). अनुच्छेद 15(6) क्या कहता है? वह कहता है कि नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध राज्य कर सकता है। किसके लिए कर सकता है? नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों की उन्नति के लिए। तो यह जो नया यहां पर यह प्रावधान है, यह इकोनॉमिकली जो है वह डिप्राइव्ड क्लासेस के बारे में बात करता है, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड क्लासेस के बारे में बात करता है। तो EWS जिसे आप कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आर्टिकल 15(6) के तहत अब सरकारी और निजी दोनों शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को यहां पर आरक्षण दिया गया है। और यह कितना होगा? तो बोला गया है कि 10% यहां पर वह आरक्षण देने की बात की गई। कितने आरक्षण? 10% आरक्षण उनको दिया गया है। अब हमने कहा कि पहला तो हमारा यह था कि आर्टिकल 15 आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, तो आर्टिकल 15 आपका यहां पर क्लियर हो गया। तो आर्टिकल 15 को अगर हम ब्रीफ कर दें आपके दिमाग आपके लिए, बाकी चीजें हमने कहा नोट्स में हैं, बाकी अगर हम इसको ब्रीफ कर दें तो अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 जो है, हमने कहा ये ओनली फॉर सिटीजन, किसके लिए है? केवल नागरिकों के लिए है। कई अलग अलग प्रोविजन हैं, हमने कहा क्या क्या है। 15(1) ये क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन, यह कोई भेदभाव कहता है नहीं होना चाहिए।
और नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, ग्राउंड क्या है? तो 5 ग्राउंड है, कौन कौन सा? रिलीजन, और क्या है? रेस, और क्या है? कास्ट, सेक्स, और क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 आधारों पर आर्टिकल 15 कहता है कोई भेदभाव स्टेट नहीं करेगा। फिर दूसरा क्या है? आर्टिकल 15(2) क्या कहता है? सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव नहीं। कहां पर भेदभाव नहीं? सार्वजनिक स्थलों पर, पब्लिक प्लेसेस पर, सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं। सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं। तो यहां पर ये किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट किसके है? तो ये अगेंस्ट, ये राइट किसके अगेंस्ट हमें मिला हुआ है? तो हमने कहा स्टेट के भी अगेंस्ट है, और किसके अगेंस्ट है? ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी अगेंस्ट है। कोई भी अगर ऐसा करता है तो वह हमारे फंडामेंटल राइट को वहां पर वह इंक्रोच कर रहा है और हम जुडिशरी में जा सकते हैं। 15(3) क्या कहता है? स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। ये स्पेशल प्रोविजन किसकी? और देखिए ये जो मैं कर रहा हूं ये कीवर्ड्स हैं, इससे प्रीलिम्स में चीजें याद करने में आसानी, पूरा लैंग्वेज नोट्स में नहीं बनाया जाता। आप जो पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाना सीखिए, बस ऐसे केवल इंडिकेटिव कि जिससे आप जो हैं शॉर्ट नोट्स पढ़ें तो आपको पूरा का पूरा सब याद आ जाए। तो इसमें क्या है? स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चाइल्ड। तो हम पूरा लैंग्वेज नहीं बना रहे हैं, लेकिन सेंस हमें पूरा समझ में आ जा रहा है कि उसमें क्या था। आर्टिकल 15(4) यहां पर, आर्टिकल 15(4) क्या कहता है? तो हमने कहा कि यहां पर जो है यह एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। पहले तो था नहीं, तो ये 1951 में जोड़ा गया। ये क्या कहता है? स्पेशल प्रोविजन। ये भी कहता है स्पेशल प्रोविजन। और ये स्पेशल प्रोविजन किसके लिए बोलता है? स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट, फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए यहां पर 15(4) कहता है। 15(5) क्या है? किसके लिए है? यह शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए। ये एडेड बाय 93rd जो है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 ये द्वारा जोड़ा गया था। और यहां पर जो है ये जब जोड़ा गया तो इसमें जो है ये जो जोड़ा गया 15(4) जोड़ा गया था किस केस को ध्यान में रखते हुए? चंपकम दोरई राजन केस। ये आगे हम बताएंगे, यहां पर बस केवल आपके दिमाग में ये चीजें याद रहें। चंपकम दोरई राजन केस जो है यहां पे आया था। फिर हमने कहा कि जब 15(5) लाया गया था तो 2 बड़े इंपॉर्टेंट केस थे जिसको हम आगे जो है काफी वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। एक था TMA पाई फाउंडेशन केस, एक केस ये था, और एक था P इनामदार केस। ये जो 2 केस थे, इन दोनों केसेस ने 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाया, जिसमें शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की बात की गई। और शिक्षण संस्थानों में यानी एडमिशन कहां पर? वह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश। कौन से शिक्षण संस्थान? गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी शिक्षण संस्थान, और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, निजी शिक्षण संस्थान। और किसके लिए? ये किसके लिए था? तो शेड्यूल कास्ट के लिए था, शेड्यूल ट्राइब के लिए था, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SEBC के लिए था, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। कौन सा आर्टिकल का प्रोविजन है? आर्टिकल 15(5। क्लियर है? फिर आया आर्टिकल, अच्छा यहां पर एक्सेप्शन भी था। एक्सेप्शंस क्या था? एक्सेप्शन था माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो अल्पसंख्यक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शिक्षण संस्थानों पर यह लागू नहीं होता
क्लियर है? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर यह आर्टिकल 15(5) अप्लाई नहीं होता है। फिर क्या है आर्टिकल 15(6), ये कब जोड़ा गया? तो एडेड बाई 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में जोड़ा गया। ये किस लिए जोड़ा गया था? तो यहां पर इसको जोड़ने की वजह थी वो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, शिक्षण संस्थानों में 10% रिजर्वेशन, शिक्षण संस्थानों में 10% रिजर्वेशन, 10% आरक्षण। फॉर होम? किसके लिए? फॉर ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यहां पर यह प्रावधान किया गया। इसका भी अपवाद है, एक्सेप्शन है। और अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर भी, अल्पसंख्यक जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप लोग सुनते रहते हैं, तो अल्पसंख्यक शिक्षण जो संस्थान होंगे वहां पर यह आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो आर्टिकल 15 उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गई हो। आइए अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, आर्टिकल 16 की तरफ, जहां से रिजर्वेशन का सही मामले में जो डिबेट है वो स्टार्ट होता है। तो आइए आर्टिकल 16 की तरफ चलते हैं, अनुच्छेद 16 की तरफ चलते हैं। और अनुच्छेद 16 पहले क्या कहता है एक बार ये समझेंगे, तब उसके बाद हम रिजर्वेशन का डिबेट शुरू करेंगे। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 15 जो है हर एक क्षेत्र में समानता की बात करता है। राज्य से कहता है कि आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे, यानी पब्लिक लाइफ में किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात आर्टिकल 15, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, या यहां पर कुछ भी किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो। तो अनुच्छेद 15 क्या है, ज्यादा यूनिवर्सल है, ज्यादा बड़ा वहां पर प्रावधान है अलग अलग क्षेत्रों में। अनुच्छेद 16 केवल और केवल एक चीज के बारे में बात करता है, और वो क्या है, सरकारी नौकरियां। सरकारी नौकरियों में कहता है कि सबको अवसर मिलना चाहिए वहां पर नौकरी पाने का। इस आर्टिकल को इंक्लूड करने का बहुत बड़ा वजह था, जब ब्रिटिश रूल हमारे यहां पर था तो अंग्रेज यहां पर कई ऐसे सरकारी पद होते थे जिनको भारतीयों से दूर कर दिया था, यानी भारतीय उस पदों पर जा ही नहीं सकते थे। दूसरा, हमारे यहां जातिगत व्यवस्था थी, कास्ट सिस्टम था, तो हमारे यहां ऑक्युपेशनल मोबिलिटी नहीं थी, व्यवसायगत जो है वह गतिशीलता नहीं थी। मतलब जन्म के आधार पर ही लोगों का व्यवसाय तय हो जाता था। अगर आप यहां पर कुम्हार के घर में हैं तो आपका काम वह यहां बर्तन बनाना है। अगर आप लोहार के घर पे पैदा हुए हैं तो आपका काम वहां पर जो है वो काम करना है। सुनार के घर में पैदा हुए हैं, सोने का, ज्वेलरी का, आभूषण का काम करना है। ब्राह्मण के घर पैदा हुए हैं तो ज्ञान का, शिक्षा का। क्षत्रिय के घर हुए, अलग अलग कम्युनिटी कास्ट में बटा हुआ हमारा सोसाइटी था, और सबका जन्म के आधार पर व्यवसायगत जो एक पेशा था सबका वो बन जाता था, जातिगत पेशा। अब इससे क्या होता था कि कोई व्यक्ति की क्षमता, मान लीजिए डॉक्टर अंबेडकर की क्षमता पढ़ाने की थी, लेकिन चूंकि वह अनुसूचित जाति के रूप में उनका जन्म हुआ है, तो अब उनको यह मौका न मिले पढ़ाने का, और जबरन उनसे वो काम कराया जाए कि आप इतना पढ़े लिखे हो, कुछ भी हो, टैलेंटेड हो, कुछ नहीं, आप जाइए सीवेज साफ कीजिए, आप जाइए पशुओं की खाल उतारिए। तो ऐसे में ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की पहचान नहीं हो सकती, एक सभ्य समाज की निशानी नहीं हो सकती। तो हमने संविधान जब बनाया तो हमने अपनी पुरानी गलतियों को सही करने की कोशिश शुरू की कि नहीं, चलिए जो हुआ वो तो हुआ, और पूरी दुनिया में हो रहा था। ऐसा नहीं है कि अकेले भारत में ही शोषण का यह दुष्चक्र था, भारत में ही जातिवाद था, भारत में ही अस्पृश्यता था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शोषण की अलग अलग कहानियां हैं, और कुछ कहानियां तो भारत की व्यवस्था से ज्यादा खतरनाक रही हैं। इसलिए इतना भी ज्यादा हमको अतीत की तरफ नहीं देखना चाहिए। जैसे आजकल बहस चलता रहता है, आप में से भी बहुत से लोग, जो लोग पिछड़ी जातियों से बिलोंग करते होंगे, उनके अंदर का अगड़ी जातियों को लेकर एक गुस्सा अलग तरीके का स्वाभाविक सा रहता है, और अगड़ी जातियां वहां पर अपनी वो जो प्रभुत्व, जो वर्चस्व सदियों से उनका रहा है, उसको लेकर गुमान में रहती हैं। दोनों अपने अपने तरीके से चीजों को देखते हैं, लेकिन कभी दोनों ने मिलकर इस बात को सोचने की कोशिश नहीं की कि उनकी अगर ये लड़ाई चलती रहेगी तो एक चाइना नामक देश है, एक अमेरिका नामक देश है, दुनिया के अलग अलग देश हैं, वो कभी भी आपके घर में आ सकते हैं, कभी भी आप पर कम नियंत्रण कर सकते हैं। आपकी आपसी लड़ाइयां ही आपको कमजोर करती हैं। अतीत इसलिए नहीं होता है कि हम उसकी नकारात्मक चीजों को देखें। अतीत दो वजहों से होता है। एक तो जो
हमारे अतीत के बदसूरत पन्ने हैं, हम उससे सीख लेते हुए अब आगे उसको रिपीट न करें, लेकिन उसको याद कर करके बार बार कुंठित हो ये नहीं। अतीत बत हमें ये कहता है कि ये गलत हुआ आपके साथ, अब इसको रिपीट मत करना। और दूसरा कहता है ये अच्छा हुआ तो इसको आगे रिपीट करना। तो हम अमूमन क्या करते हैं कि हम चिपक जाते हैं अतीत के साथ, कि जो हमारे साथ बुरा हुआ है हम बार बार अब उसको लेकर चलेंगे। तो आजकल ये सोसाइटी में बहुत चलता है, जो लोग विक्टिम रहे हैं, जो लोग पीड़ित रहे हैं वह इतिहास में, अतीत में, वो उसको भुनाने का प्रयास करते हैं। और जो लोग वह कल तक जो है वह शोषक वर्ग में शामिल थे, यानी जो लोग जिनका वर्चस्व नियंत्रण था व्यवस्था में, आज वो लोग अपने को विक्टिम के रूप में दिखाना शुरू कर रहे हैं। तो ये विक्टिमाइजेशन वाला जो प्रोसेस है कि हम सब जो है पीड़ित हैं, इनसे हमें बाहर निकलने की जरूरत है, तब हम कहीं सही तरीके से ये पूरी चीजें समझ पाएंगे। तो हमने आपको बताया कि इस तरीके की समस्या थी कि हमारे यहाँ सरकारी नौकरियों में या किसी भी नौकरी में अवसर की समानता नहीं थी, हम अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते थे, वह फिक्स था कि आपको क्या काम करना है। तो संविधान लागू हुआ, हमने कहा आप सबके पास अधिकार है, जो करना है वो आप करिए, आप डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, जो योग्यता है आपको वो काम मिल जाएगा। तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 कहता है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर सबके लिए होगा। वहां पर ऐसा नहीं कि ये नौकरी है ये केवल इसी समुदाय के लिए, नहीं, नौकरी कोई भी सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जा सकता है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, ये भी किसके लिए है? नागरिकों के लिए। इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट आर अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, यानी राज्य के अधीन कोई भी अगर नौकरी है, सेवा है, उसमें सभी को अवसर की समानता होगी। और ये राज्य के अधीन की बात चल रही है, यानी जो सरकारें हैं वो अगर कोई नौकरी वहां पे करते हैं। अब मान लीजिए मैं अपने घर में किसी को कुक के रूप में लगाना चाहता हूं और वहां पर बहुत से लोग आ रहे हैं और उनमें से किसी एक को मैं चुन रहा हूं, तो मैं किसको चुनूंगा? ये मेरी इच्छा होगी, ये सरकार की इच्छा नहीं होगी ना। सरकार की द्वारा जो नियुक्ति की जा रही है वहां पर सरकार वह अवसर की समानता सबको देगा। इसी चीज को आगे और विस्तार से बताया गया है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, residence or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। यानी अगर अनुच्छेद 16 के क्लॉज 2 की बात करें तो यह कहता है कि ये 7 आधार हैं। अनुच्छेद 15 में 5 ग्राउंड थे, अनुच्छेद 16 में 7 ग्राउंड हैं। 5 ग्राउंड कौन से थे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये अनुच्छेद 15 में भी थे। इसमें 2 नई चीजें आ गई, एक आया है डिसेंट, यानी कि यहां पर आपका जो है वह ओरिजिन, जो मूल वंश है वो यहां पर क्या है, और यहां पर जो रेजिडेंस है, डिसेंट यानी उद्भव, डिसेंट यानी उद्भव और रेजिडेंस मतलब निवास। तो आपका उद्भव क्या है? जैसे सोनिया गांधी जी इटली की डिसेंट वहां पर है, तो वहां पर एक हो गया उद्भव और निवास। निवास का मतलब आप उत्तर प्रदेश के, बिहार के हैं, कहां के हैं। तो यहां पर अनुच्छेद 16 कहता है कि इन 7 आधारों पर सरकारी नौकरी में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हिंदी में भी एक बार देख लीजिए, अनुच्छेद 16(2) यहां पर क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान या निवास या इनमें से किसी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 16(2) में बताया गया है। क्लियर है? यहां तक आर्टिकल 16(2) क्लियर है। अब आइए आर्टिकल 16(3) की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 16(3) जो है यहां पर क्लॉज 3, ये थोड़ा एक्सेप्शन लेकर आता है। मतलब हमने ऊपर बताया कि यहां रेजिडेंस के आधार पर कोई भी सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी आप उत्तर प्रदेश के, यहां महाराष्ट्र में जाकर काम करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यही तो संविधान, तभी तो हम एक नेशन है। तो आप कहीं के भी निवासी हो, भारत के किसी भी हिस्से में जाकर अगर वहां सरकारी नौकरी है आप उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है, कई बार यह देखा जाता है कि कुछ क्षेत्र के लोग
वो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं या उनके अंदर ऐसा स्किल है जो उनको जॉब वहां पर दिला देता है, और कुछ क्षेत्र में इतना पिछड़ापन होता है या इस तरीके की स्थिति होती है कि वहां रोजगार की कोई बहुत ज्यादा संभावना नहीं होती। वहां रहने वाले जो लोकल कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं उनके पास कोई आजीविका का अलग साधन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अगर हम सरकारी नौकरी में सबको ओपन कर दें तो जो उस क्षेत्र में सरकारी नौकरियां होंगी कई बार बाहरी लोग आकर उन नौकरियों को फिलअप कर लेंगे। जैसे उत्तराखंड की स्थिति क्या है, उत्तराखंड में अगर आप जाते हैं तो वहां सचिवालय में आपको पूरा पूर्वांचल दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है यादव जी बैठे हैं, वहाँ शुक्ला जी बैठे हैं, वहाँ मौर्य जी बैठे हैं, वहाँ तिवारी जी बैठे हैं, वहाँ सिंह साहब बैठे, सब लोग बैठे हुए मिल जाएंगे। यानी आपको पूरा पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा आपको देहरादून में आपको सचिवालय में मिल जाएगा। केवल बात उत्तराखंड की नहीं है, ऐसे कई स्टेट में आउटसाइडर का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि वो पढ़ने में ज्यादा बेहतर है वहां की तुलना में, वहां वो एनवायरनमेंट अभी डेवलप नहीं हो पाए। ऐसे में वो राज्य, कोई भी राज्य होगा, भारत का हिस्सा होगा, कोई भी प्रांत होगा, वो ये चाहेगा कि उनके स्थानीय समुदायों का संरक्षण पहले हो और तब बाहरी लोग आए तो उनको मना नहीं है, लेकिन बाहरी लोग स्थानीय समुदायों की शर्त पर आए तो ये एक अव्यवस्था का वजह बनेगा, एक असंतोष का वजह बनेगा, कन्फ्लिक्ट का वजह बनेगा, देश इससे कमजोर होता है। यही वजह है कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आर्टिकल 15(3) का इस्तेमाल किया जाता है। कहा गया है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट, किसको? पार्लियामेंट को, फॉर मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू an office under the government or any local or other authority within a state or union territory any requirement as to residence। तो मेन चीज क्या है कि सरकारी नौकरी चाहे वो भारत सरकार के अधीन हो, राज्य सरकार के अधीन हो, संघ शासित क्षेत्र के अधीन हो, कहीं भी कोई भी अगर सरकारी नौकरी है तो आर्टिकल 15(3) कहता है कि पार्लियामेंट कानून बनाकर यह प्रावधान कर सकती है कि वहां पर आपको उस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में वह नौकरी तभी मिलेगी जब आप उसके रेजिडेंस हो, यानी वहां के जब निवासी होंगे तभी आपको वह सरकारी नौकरी मिलेगी। अभी अभी हमने कहा आर्टिकल 16(2) क्या कहता है कि निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन एक अपवाद आर्टिकल 16(3) कहता है ऐसा तब किया जा सकता है जब पार्लियामेंट इस संबंध में कोई कानून बना दे। अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बना देता है तो जिन स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए वो कानून बनाएगा वहां पर वहीं के जो रेजिडेंट्स हैं उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, बाहर के लोगों को नहीं। तो बाहर के लोग अगर ये कहेंगे कि उनके राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि एक्सेप्शंस लेकर साथ आता है, अपवाद साथ लेकर आता है, इसलिए इसे गलत नहीं माना जाएगा। क्लियर है? तो आर्टिकल 16(3) जो है वो क्या कहता है, इसको हिंदी में भी एक बार देख लीजिएगा कि इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसके किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर नियोजन या नियुक्ति के, नियोजन मतलब नौकरी या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करता है। तो अगर वहां पर रेजिडेंट का शर्त है तो वो वहां पर तभी नौकरी मिलेगी। अब जो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 16(4), बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा इसको भी देखिएगा। आर्टिकल 16(4) कहता है कि वैसे तो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी और सरकारी नौकरियों में 7 जो ग्राउंड है उन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यह भी कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन। तो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन शब्द का इस्तेमाल वह पहली बार कहां पर हुआ है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में। रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स आर पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, यानी आर्टिकल 16 का 4 जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है, वह आरक्षण किसके लिए है? वह पिछड़े वर्गों के लिए। शब्द क्या इस्तेमाल किया गया? पिछड़े वर्गों। या क्या यहां पर यह लिखा गया है अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए? नहीं,
यहाँ अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में देखिए अंतर क्या है। वहां अनुच्छेद 15 में अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, ये पूरा शब्द इस्तेमाल किया गया, और यहां पर नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए। अब ये नागरिकों का पिछड़ा वर्ग कौन होगा, इसको हम देखेंगे अभी। फिर क्या कहता है कि रिजर्वेशन इनके लिए आएगा, लेकिन ये तब होगा जब राज्य की ओपिनियन में, इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट, इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट, राज्य की राय में अगर is not adequately represented in the services under the state, यानी उन लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है उन पिछड़े वर्गों के लिए जिनका राज्य की राय में प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में नहीं है। यानी जो वहां पर अब 100 सीटें निकली हैं और आबादी अनुसूचित जातियों की 15% मान लीजिए है, और केवल 2% केवल अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनको वहां पर नौकरी मिली है, तो ये क्या है, एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड नहीं है। यानी वहां पर 1-2 लोग हुए, लेकिन आबादी तो इनकी बहुत ज्यादा थी और तब भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो आर्टिकल 16(4) ये कहता है, तो इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। तो रिजर्वेशन किसको अनुच्छेद 16(4) कहता है, जो पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं और जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। ध्यान से एक एक शब्द अच्छे से डाइजेस्ट करिएगा अपने दिमाग में। अब आइए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 16(4)A और 16(4)B, ये दो चीजें नई जोड़ी गई। ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। जोड़ा क्यों गया ये तो विस्तार से बाद में देखना ही है, अभी हम इसको समझ लेते हैं। हमारे यहां पर यह बोला गया कि जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 16(4) में तो बोल दिया गया कि राज्य क्या करेगा, आरक्षण करेगा, लेकिन आरक्षण कब और कैसे किया जाएगा ये अपने आप में बड़ा यहां पर जो है वह समझ में नहीं आ रहा था। मतलब क्या था, असल में आरक्षण जो है वो बोला तो गया कि पिछड़े वर्गों के लिए किया जाएगा, लेकिन कोई भी सरकारी नौकरी में 2 स्तर होते हैं, एक भर्ती का स्तर और एक प्रोन्नति का स्तर। यानी आप प्रमोट होकर, जैसे अगर कहीं किसी सरकारी नौकरी को आप पाते हैं, एक ही पद है और उसी पे हमेशा रह जाते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन ऐसी सरकारी नौकरी जिसमें आज आपकी नियुक्ति हुई, आपका पद कल को बदल जाएगा, फिर कल को और ऊपर, कल को और ऊपर। जैसे आप आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, तो पहले आप जो है वह जिले में कोई अधिकारी के रूप में होंगे, फिर आप वहां से आगे प्रमोट होते हुए कमिश्नर तक पहुंचेंगे, फिर वहां से आते आते आप सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव और आप मुख्य सचिव तक जा सकते हैं। तो आपकी हायरार्की क्या है, बढ़ती जाती है राज्य में। तो यहां पर पूछा गया कि ये जो है भर्ती के स्तर पर आरक्षण होगा या प्रोन्नति के स्तर पर, प्रमोशन के स्तर पर होगा, इसको लेकर कंफ्यूजन था। ऐसे में संसद ने संविधान में संशोधन करके एक स्पष्टता लाई और वह है 16(4)A। क्या कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन, यानी एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन। यहां पर यह बोला गया है कि प्रोन्नति में आरक्षण किया जा सकता है, लेकिन यहां पर आगे बोला गया है कि इन फेवर ऑफ दिस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, केवल और केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए ही यह प्रोन्नति में आरक्षण है, यानी ओबीसी के लिए प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं। और ऐसा तभी होगा जब राज्य को ऐसा लगेगा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों का प्रतिनिधित्व राज्य की सेवा में पर्याप्त नहीं है, तब केवल और केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। तो अनुच्छेद 16(4)A प्रोन्नति में आरक्षण की बात करता है, किसके लिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए। आर्टिकल 16(4)B ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए के थ्रू लाया गया था, इसके पीछे भी अपनी वजह थी। 16(4)B के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि अब कई बार क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमने जो है वह यहां पर वैकेंसी निकाली 100,
100 पद हैं और इन 100 पदों में हमने जो है यहां पर कुछ पद आरक्षित कर दिए, 27 पद ओबीसी के लिए, हमने यहां पर 15 पद आरक्षित कर दिए शेड्यूल कास्ट के लिए और 7 पद हमने यहां पर कर दिए वह शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब ये आरक्षण है और आरक्षण का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ भी यहां पर लेना ही लेना है 27 लोगों को। अब इसका एग्जाम हुआ और एग्जाम में क्या बनता है, एक कट ऑफ बनता है। अब जो कट ऑफ बनाया गया वो बोला गया कि जिनके भी 60 अंक आएंगे, देखिए कट ऑफ किसका किसका क्या था, मान लीजिए कि इनका जो है कट ऑफ इनका बनाया गया 60 अंक कि अगर 60 अंक आएगा तो आप सिलेक्ट होंगे ओबीसी में। इनका बनाया गया कि अगर 50 अंक आए तो आप सिलेक्ट होंगे, 45 अंक आए तो आप सिलेक्ट होंगे, ऐसा बनाया गया। अब जब एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया तो देखा गया कि केवल 15 ऐसे ओबीसी थे जिनको 60 अंक या उससे ज्यादा आए थे। केवल 10 शेड्यूल कास्ट के लोग थे जिनको 50 या उससे अधिक अंक आए और केवल 5 ऐसे लोग थे शेड्यूल ट्राइब के जिनको 45 या उससे ज्यादा के अंक आए। अब समस्या समझिए क्या है, 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ तो अब कितनी रिक्तियां, इसको कहते हैं कि वैकेंसी कितनी रह गई, यानी रिक्ति 27 सीटें भरी जानी थी और केवल 15 लोग आवश्यक योग्यता रखते, तो यानी ओबीसी की 12 सीटें जो है खाली रह गई। रिक्ति मतलब खाली रहना। शेड्यूल कास्ट की कितनी सीटें, 15 होनी चाहिए थी सीटें और 10 ही लोग यहां पर वो क्रॉस हो पाए, तो यहां 5 सीटें, और यहां 7 होनी चाहिए थी, 5 ही लोग 45 अंक से अधिक नंबर पाए तो 2 सीटें, तो 12 इनकी सीटें, 5 इनकी सीटें, 2 इनकी सीटें खाली हो गई 100 में, यानी कुल मिलाकर 19 सीटें जो हैं इस साल खाली हैं। अब क्या होगा इन 19 सीटों का, क्या इन्हें जनरल कैटेगरी को दे दिया जाए यहां पर, और या फिर इनको अगले साल जो टोटल वैकेंसी निकले उसमें इसको जोड़ दिया जाए इन वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी, यानी रिजर्व कैटेगरी में इसको रखा जाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए संविधान में संसद ने संशोधन किया और प्रावधान किया गया, ध्यान से पढ़िएगा। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसिडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ अ ईयर which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under class 4 or class 4A as a separate class of vacancy to be filled up in any succeeding year or years। मतलब अगर वो उस साल नहीं भरी गई हैं तो ऐसी वैकेंसी समाप्त नहीं होंगी, ऐसी वैकेंसीज जो हैं एक सेपरेट वैकेंसी के रूप में, पृथक वैकेंसी के रूप में अगले या उसके अगले वर्षों में वहां पर भरी जाएंगी। एंड सच क्लास ऑफ वैकेंसी शैल नॉट बी कंसीडर्ड टुगेदर विद द वैकेंसीज ऑफ ईयर इन विच दे आर बीइंग फिल्ड अप फॉर डिटरमाइनिंग द सीलिंग ऑफ 50% रिजर्वेशन ऑन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ दैट ईयर। तो कुल मिलाकर इसे बैकलॉग वैकेंसी कहते हैं। अगर किसी साल आरक्षित पदों में रिक्तियां हैं वह नहीं भरी गई हैं तो वह समाप्त नहीं मानी जाएंगी, उन्हें अलग रिक्तियां मानकर अगले वर्षों में भरा जाएगा। पहले ऐसा बहुत होता था, पहले वैकेंसीज बहुत होती थी, ऐसी स्थिति में कोई कट ऑफ पा ही नहीं पाता था और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह थी। शुरुआती दौर में ऐसी स्थिति होती थी कि वहां पर कि अगर रिजर्व कैटेगरी का जो वहां पर क्वालिफाइंग है वो 10 अंक है, 1 अंक है, और जनरल का 80 अंक है, तो 8 गुना 10 गुना वहां पर इस तरीके का अंतर देखा जाता था। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल वैकेंसीज जो हैं उसमें कट ऑफ तेजी के साथ बढ़े। तो पहले क्या है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा खाली रह जाती थी तो स्पेशल एग्जाम कराए जाते थे केवल रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए, मतलब वो सारा वैकेंसी जो अनफिल्ड होता था हर साल का उसको इकट्ठा करके एक साल एग्जाम करा दिया जाता था केवल आरक्षित लोगों के लिए। अब अंतिम जो क्लॉज है आर्टिकल 16 का क्लॉज 5 वो क्या कहता है, ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious
or denominational institutional or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination. तो यहां पर यह बोला गया है कि अगर कोई ऐसा पद है जो कि कोई धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के स्वरूप का है और वहां पर किसी सरकार के द्वारा किसी की नियुक्ति की जानी है, तो सरकार उस पद पर उसी धर्म के या डिनोमिनेशन के या संप्रदाय के व्यक्ति को नियुक्त करेगा। अब यहां पर कोई यह सवाल नहीं खड़ा करेगा कि अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकार कोई नियुक्ति धर्म के आधार पर नहीं करेगी, लेकिन चूंकि यह एक अलग तरीके का मामला है जहां पर उस पद की प्रकृति ही धार्मिक है, तो वहां पर वह धार्मिक नियुक्ति कर सकता है। यह अपवाद के रूप में, जैसे सेना में पुरोहित भी होते हैं, पादरी भी होते हैं, ये सेना का अपना अलग अलग पद भी होता है, वहां पर वैकेंसी निकलती है बाकायदा। अब हमने पुरोहित, तो पुरोहित के रूप में अगर सेना ने यह नियम बनाया कि हिंदू धर्म का ही कोई व्यक्ति होना चाहिए, मौलवी के लिए मुस्लिम ही कोई होना चाहिए और क्रिश्चियन पादरी के लिए कोई क्रिश्चियन होना चाहिए, तो कोई कोर्ट में यह नहीं जाएगा कि यह सरकारी नौकरी और धर्म के आधार पर भेदभाव करती है। क्यों? क्योंकि उस वैकेंसी का नेचर क्या है, वह रिलीजियस है। तो इसका अपवाद यहां पर रख दिया गया है पहले से। क्लियर है? चलिए, तो एक चीज तो हो गई कि आर्टिकल 16 में अलग अलग प्रोविजन आप लोगों ने देख लिए। आर्टिकल 16(1) क्या कहता है, 16(2) क्या कहता है, 16(3), 16(4) और 16(5) क्या कहता है। अभी एक और आर्टिकल इसमें जुड़ा है, आर्टिकल 16(6), जो नया जो अभी अपडेट हुआ है। और आर्टिकल 16(6) क्या कहता है, देखिएगा, यह कहता है कि आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। तो अभी 10% आरक्षण किसके लिए कर दिया गया है? अभी अनुच्छेद 16(4) कहता है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण होगा। अनुच्छेद 16(6) कहता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब हमारा डिबेट यहां से क्या शुरू होता है, यह रिजर्वेशन का कंसेप्ट क्या है, क्यों लाया गया, क्या डिबेट है, किस तरीके की चीजें हैं, इनको एक एक करके हमको देखना है। लेकिन उसके पहले एक बार ब्रीफ में आर्टिकल 16 हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें प्रोविजन थे। आर्टिकल 16 का जो पहला पार्ट है, यानी अनुच्छेद 16(1), वो क्या कहता है? वो कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। अनुच्छेद 16(1) जो है यहां पर क्या कहता है, वह सभी के लिए समान अवसर की बात करता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। कहां पे? एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो पहली चीज यहां पर 16(1) जो कहता है कि वह लोक नियोजन में, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, लोक नियोजन में सभी नागरिकों को अवसर की समानता, सभी नागरिकों को अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 16(2) क्या कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। और कहां पर भेदभाव नहीं, तो बोलता है कि जो यहां पर सरकारी नियोजन है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई यहां पर वह डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा सरकारी नियोजन में ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो 7 आधार हैं। पहला रिलीजन, दूसरा रेस, तीसरा कास्ट, चौथा सेक्स, पांचवा डिसेंट, और छठा प्लेस ऑफ बर्थ, और सातवां रेजिडेंस। तो ये 7 आधार हैं जिनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 ऐसा कहता है।
तो धर्म के आधार पर, नस्ल, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, उद्भव के आधार पर, जन्मस्थल के स्थान पर, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16(3) यहां पर कहता है निवास एक आधार के रूप में हो सकता है, यानी कि रेजिडेंस एज अ क्वालिफिकेशन हो सकता है। कब? यदि पार्लियामेंट इसके कंसर्न में कोई लॉ बनाए, यदि संसद द्वारा विधि बनाया जाए, तो निवास को एक आधार बनाया जा सकता है एक्सेप्शनल केस में। आर्टिकल 16(4) रिजर्वेशन की बात करता है, और रिजर्वेशन किसके लिए? फॉर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, यानी यहां पर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के, सॉरी, यहां पर नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए। एनी बैकवर्ड क्लास, नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए, फॉर बैकवर्ड क्लास। पिछड़ा वर्ग कौन है ये डिफाइन नहीं है। दूसरी चीज क्या बोली गई है? तो दूसरा यहां पर बोला गया है कि इसके साथ साथ राज्य की राय में, इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट, राज्य की राय में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त न हो, एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड न हो इन द सर्विस ऑफ स्टेट, जिनका राज्य की सेवाओं में प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो, प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो, इनके लिए बोला गया है। क्लियर है यहां तक? 16(5) यानी धार्मिक प्रकृति के पद अगर कोई हैं, धार्मिक पद की नियुक्ति है, यानी रिलीजियस नेचर का कोई अपॉइंटमेंट है, तो उसी धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। उसी धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति सरकार द्वारा की जा सकती है। यह नहीं माना जाएगा कि यह धार्मिक आधार पर भेदभाव है। आर्टिकल 16(6) यह रिजर्वेशन की बात करता है। किसके रिजर्वेशन की? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन कितना? 10%। तो इतनी चीज तो पहले आपको यहां पर समझनी थी। क्लियर है? तो ये चीज यहां पर जो है वह समझना था। अब यहां से जो हम लोगों को देखना है वो देखना है कि रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है उसको आते हैं। अब देखते हैं, यानी डिस्प्यूट रिलेटेड टू रिजर्वेशन। आइए देखते हैं आरक्षण से संबंधित जो पूरे विवाद हैं उनको एक साथ कंक्लूड करते हैं। और हमने कहा कि ये ऐसा इशू है जो आपका साथ छोड़ेगा नहीं, मेंस में, इंटरव्यू में कहीं न कहीं ये रहेगा। और इस अगर विषय पर आपकी क्लियरिटी नहीं है तो यकीन मानिए सोसाइटी में भी आपका एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आप बड़े ही बायस्ड किस्म के वह व्यक्ति दिखेंगे। और आज की सोसाइटी में पोलराइजेशन कुछ ज्यादा ही चल रहा है। आपके अप्रोचेस, आपकी आइडियोलॉजीज इस तरीके से पोलराइज्ड हैं कि वहां पर आप सही और गलत के बजाय वह अपना सच और दूसरों के सच के रूप में चीजों को देख रहे हैं। इसलिए हमने कहा क्लियरिटी होनी चाहिए कि आरक्षण से संबंधित विवाद क्या है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्या लगता है कि आरक्षण क्यों, आरक्षण नीति का उद्देश्य क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी। आरक्षण नीति का उद्देश्य क्या है? बहुत से लोग सोशल मीडिया में इस तरीके की बातें करते हैं जहां पर यह लगता है कि ये लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं है। इवन जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके कास्ट ओरिएंटेशन को, उनके कम्युनल ओरिएंटेशन को जब देखा जाता है तो ये अपने आप में सरप्राइजिंग ये एलिमेंट्स होता है कि क्या कोई व्यक्ति, वह पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस तरीके की बातें कर सकता है। तो उसकी वजह है कि पढ़ाई लिखाई जो हो रही है वो तो इंफॉर्मेटिव है, यानी हम सूचनाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, हम विश्लेषण पर कम बल देते हैं, हम चीजों को गहराई में जाकर पक्ष और विपक्ष के रूप में देखने में हम कम बल देते हैं। इसका जानते हैं वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारे लिए सुविधाजनक होता है वह सही है और जो हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है वो गलत है। हम
आत्म केंद्रित सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होते हैं और उसी हिसाब से चीजों की व्याख्या करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिए यहां पर। अगर मैंने कहा, पहले क्लास में भी मैंने बोला था, अगर मैं पूछूं कि रिजर्वेशन सही है या गलत है, और वहां पर जो है अगर मैं ये रिजर्वेशन के मुद्दे को उठाता और कोई जो है वहां पर जो है अनरिजर्व कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की लड़की से पूछता कि अच्छा तुम बताओ रिजर्वेशन होना चाहिए, तो संभावना 90% इस बात की रहती है कि वह वहां पर तुरंत बोलेगी कि किसी कीमत पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और जब मैं अगला सवाल पूछूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश में लड़कियों को जो आरक्षण दिया गया है अलग से, क्या वो खत्म कर देना चाहिए, तो 90% संभावना इसी बात की है कि वो कहेंगे कि नहीं, लड़कियों का एक्सप्लॉइटेशन होता रहा है और उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये एक बड़ा हिपोक्रेसी वाला बात है। अगर अभी ये प्रस्ताव आ जाए, आप में से कितने लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? मैं आपसे बोलूं कि सरकार का यह प्रपोजल है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट आईएएस पीसीएस में कम हुआ है, इस वजह से अब 50% सीटें हिंदी मीडियम के लिए आरक्षित की जाएंगी। आप सभी लोग इसका समर्थन करेंगे या नहीं, जो हिंदी मीडियम के हैं? तुरंत आपका अप्रोच बदलेगा। चुटकियों में आपके दृष्टिकोण बदलते हैं। सही और गलत का यह खेल नहीं है, यह कोई प्रिंसिपल और कोई आइडियोलॉजी का खेल नहीं है। यह समस्या है कि कौन सी चीज हमारे लिए सुविधाजनक है या नहीं, क्योंकि आप प्रभावित हैं। और अब चूंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो अब पहली काम है कि अपनी आइडेंटिटी, ये जो अलग अलग आइडेंटिटी है पब्लिक लाइफ में, इसको खत्म करिए। घर में है ठीक है, आप जिस जाति धर्म के हैं, जो आप मानते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में जब आप मूल्यांकन करने जा रहे हैं तो आप इस रूप में मूल्यांकन मत कीजिए कि आपको आरक्षण मिला या नहीं मिला। सवाल इस चीज का है कि आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और स्वस्थ तरीके से। यही स्थिति अगर मैं बोलूं कि जो लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, अभी जैसे अगर कोई यादव कम्युनिटी के व्यक्ति से मैं पूछूं क्या आरक्षण सूची से यादव कम्युनिटी को बाहर कर देना चाहिए, तो वहां पर सवाल आएगा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं किसी अन्य कम्युनिटी के लोगों से बोलूं, ओबीसी में ही किसी अन्य कम्युनिटी, किसी मौर्य जी से पूछूं कि आपको लगता है कि क्या यादव कम्युनिटी को आरक्षण लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए, तो शायद जवाब वहां पर क्या आएगा, बिल्कुल। अब हो सकता है कि वो खुद आगे चलकर डोमिनेटिंग जो है ग्रुप बन जाए, और जब वो सबसे ज्यादा लाभ आरक्षण का पाएंगे तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं, आरक्षण नहीं, खत्म होना चाहिए हमारे लिए, उनके लिए खत्म हो जाना चाहिए, उनके लिए खत्म होना चाहिए। अभी जब पाटीदार आंदोलन चला था गुजरात में, आपको मालूम है, उस पाटीदार आंदोलन के विरोध में आपने अल्पेश ठाकोर का नाम सुना होगा, उन्होंने भी आंदोलन चलाया था। आंदोलन क्या था? पाटीदार ये मांग कर रहे थे कि भाई हमें ओबीसी या एससी एसटी में इंक्लूड कीजिए, आरक्षण हमको दीजिए। और इसके विरोध में ओबीसी समूह ने यह विरोध करना शुरू कर दिया कि पाटीदार जो हैं उनको अलग से आरक्षण दीजिए, लेकिन ओबीसी में मत इंक्लूड कीजिए। ये सुविधाओं की राजनीति होती है कई बार, और जो वास्तविकता है, जो मूल मकसद है, वो कई बार पीछे चला जाता है। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि आरक्षण पिछले कुछ सालों से भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बनता जा रहा है, और यह जिस पवित्र उद्देश्य के साथ आया हुआ था, उस पवित्र उद्देश्य के साथ खिलवाड़ हर कोई यहां पर कर रहा है, चाहे वह राजनीतिक दल हो, चाहे नागरिक हो, चाहे अन्य लोग हों, बुद्धिजीवी हों। वो इस नीति को लेकर कहीं न कहीं वह सही ईमानदारी प्रदर्शित नहीं करें। तो सवाल यह है कि आखिर क्या वजह था, और डॉक्टर अंबेडकर क्यों आरक्षण की मांग बार बार कर रहे थे, क्यों वो कह रहे थे कि आरक्षण मिलना चाहिए। अब इसकी बात समझिए कि आरक्षण का मकसद क्या था। असल में आरक्षण का, रिजर्वेशन का सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है वो समझिएगा। खासकर सरकारी नौकरियों में कोई भी आरक्षण का लाभ किसी समूह को अचानक रातों रात क्या वो बेहतर कर सकता है? आप खुद सोचकर देखिए कि 1950 में जब हमारा संविधान आया, सरकार के पास कितनी नौकरियां होंगी? 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, इससे ज्यादा सरकारी नौकरियां नहीं हो सकती ना। अब इतने ही समुदाय, और भारत की आबादी 36 करोड़ उस वक्त, आज 1 अरब से जो है 1 अरब 50 करोड़ के लगभग हमारी आबादी। क्या सरकारी नौकरी इतनी हो सकती, इतनी पर्याप्त कि वह सभी लोगों को दी जाए और सबकी स्थिति, जो डिप्राइव्ड क्लास, अनुसूचित जातियां हैं, सब बेहतर हो जाए, अनुसूचित जनजातियां सब बेहतर हो जाए? नहीं।
आरक्षण से तो गिने चुने लोगों को ही लाभ मिलेगा, बाकी अनुसूचित जातियों और जनजातियों या ओबीसी के जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ जाएगा। वो कुछ गिने चुने लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिल सकता है, सीटें तो बहुत कम है। तो सवाल है कि तब इतना ज्यादा बल आरक्षण पे क्यों दिया गया? इसके पीछे वजह थी और वह था रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। असल में सबसे बड़ी समस्या वंचित समूहों के साथ यह होती है कि समाज में उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है, और जब उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो उनके मुद्दे भी नहीं होते हैं, उनकी समस्याएं भी सामने नहीं आती हैं और उसके समाधान के प्रयास भी नहीं होते। एक एग्जाम्पल से इस बात को और समझिएगा। अब अगर मैं यहां पर जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं सिविल सर्विसेज की, मैं उनसे पूछूं कि बताओ तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है तैयारी के दौरान, तुम्हारे जीवन की प्रॉब्लम्स क्या है? उनमें से जो यंग एज की लड़कियां हैं, जो अभी अभी तैयारी जिन लोगों ने शुरू किया हुआ है, जिनकी शादी अभी नहीं है, जो अनमैरिड हैं, उन बच्चियों का यह कहना होगा कि सर बड़ा प्रेशर है घर की तरफ से, बोल दिया गया है कि 1 साल के अंदर जो है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर यहां पर आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये जो कोरोना आया, इसने तो कई लड़कियों के ऊपर दबाव और अलग तरीके का बढ़ा दिया। कई लड़कियां हैं जिनको 1-2 साल का समय मिला था और कोरोना ही 2 साल लेकर चला गया। मतलब बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो अभी क्लासेस वगैरह कंप्लीट नहीं कर पाई थी, जो ऑफलाइन क्लासेस में थी, उन्होंने क्लास ही कंप्लीट नहीं किया था और अचानक कोरोना आ गया और 2 साल तो इसी में निकल गए। एग्जाम भी वो सही से नहीं दे पाए। अब घर वाले कह रहे हैं बहुत हो गया, 2 साल हो गया, अब एग्जाम नहीं, अब शादी करने के बाद पति के यहां पे तैयारी करना। कहने का मतलब यहां पर समझिएगा कि असल में जो लड़कियों के पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, कई जगहों पर वो बाधित होती। कई ऐसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी या फैमिली हैं, और दोनों साइड में, मतलब कि अगर जो है उनके घर वाले, उनके माँ बाप, या अगर उनकी शादी होती है उनके ससुराल पक्ष, वो बढ़ावा देते हैं कि नहीं आप पढ़िए, अच्छे से करिए, आपको हर तरीके का सपोर्ट दिया जाता है। लेकिन अमूमन हम बात यहां पर कर रहे हैं एक दबाव की, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर की। इसकी वजह क्या है? सोसाइटी की वो मेंटेलिटी जो आज तक रही है कि लड़कियां जो हैं, क्या वो परिवार का नाम रोशन कर सकती हैं, क्या वो परिवार के लिए अहमियत रखती हैं। पिछला एक जनरेशन जो हमारा था, इसके पुराने जितने जनरेशन थे, वो लड़कियों को बोझ के रूप में देखते थे और लड़कों को जो है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते थे। लड़कों को पढ़ाओ, लड़कियों को उतना फोकस मत करो। इसीलिए देखिए लड़कों और लड़कियों की पढ़ाई में अंतर होता था। लड़कों को अच्छी पढ़ाई के लिए ट्यूटर लगाए जाते थे, साइंस, मैथ या आर्ट, कोई भी सब्जेक्ट में जहां वो आगे बढ़ सके, उनको जिससे कैरियर बनाया जा सके। सोचा जाता था कि किस जगह कैरियर इनका बन सकता है, ये कौन सी नौकरी कर सकते हैं, क्या बेहतर होगा, इस तरीके की बातें लड़कों के संबंध में होती थी। और लड़कियों के जीवन का उद्देश्य बड़ा क्लियर था और इसलिए उनको उसी तरीके की पढ़ाई लिखाई बनाई जाती थी। उनका जो नौकरी जो उनको लगने वाला था 20-22 साल बाद, उसकी तैयारी बचपन से शुरू हो जाती थी। जैसे डांस, कि पति को खुश रखना है तो डांस, क्योंकि इंटरव्यू होगा, जब पति देखने आएंगे और बाकी लोग आएंगे देखने, तो डांस आता है कि नहीं आता है, गाना गाने आता है या नहीं आता है, खाना बनाने आता है या नहीं आता है, कपड़े सिलने आता है या नहीं आता है, तमाम तरीके की चीजें ये इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। तो उनके स्किल को इस रूप में डेवलप किया जाता है। और लड़कों का जो है, ये अमूमन हमने कहा कि कल तक की सोसाइटी ऐसी ही थी। हाँ, ये अलग बात है कि अभी फिलहाल ट्रांजिशनल सोसाइटी से हम गुजर रहे हैं, कुछ परिवर्तन कई जगहों पर आए। अब मैं बताने की जो प्रयास कर रहा हूं उसको समझिएगा, उससे आपको आरक्षण नीति के संबंध में कुछ समझ में चीजें आएंगी। यहां पर इमेजिन कीजिए कि जब पहली बार किसी बच्ची को उसके पिता ने यह फैसला लिया कि नहीं, मैं अपनी बच्ची को पूरी अच्छे तरीके से तालीम दूंगा, पढ़ाऊं लिखाऊंगा और किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज यहां पर नहीं करूंगा। तो हमने अपनी उस बच्ची को जो है वह वहां पर उन्होंने उस बच्ची को भेज दिया बाहर। उन्होंने कहा जाओ तुम इलाहाबाद में पढ़ो, बनारस में पढ़ो, लखनऊ में पढ़ो, दिल्ली में पढ़ो, जहां भी उन्होंने भेज दिया। जैसे ही उन्होंने ये फैसला लिया तो अलग अलग रिलेटिव्स जो हैं उन्होंने फोन करना शुरू कर दिया। मौसा जी ने कहा पागल हो गए हो तुम, बिटिया को इस तरीके से बाहर भेज दियो, भी जानते नहीं हो इलाहाबाद की संस्कृति, वहां पर तो ऐसी स्थिति है कि तुमको मालूम नहीं है कितने कितने वहां पार्क है, वहां पर जाएगी अकेले लेकिन वहीं पे रह जाएगी, आएगी नहीं, वहीं शादी कर लेगी। तो इस तरीके का एक डिमोटिवेशन करने का प्रयास, डिमोटिवेशन जो है वहां पर रहता है कि यहां पर आप अपने बच्चों को, बच्चियों को वो बाहर नहीं भेजिए, बच्चियों के
संबंध में। तो कम से कम इस तरीके से कई रिलेटिव बोलेंगे भाई शादी तुरंत का तुरंत कर दो, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो तैयारी करती रहेगी। अब इमेजिन कीजिए कि उस बच्ची की का सिलेक्शन हो गया, यूपी पीसीएस में टॉपर बन गई, उसी मौसासी उसी चाचा जी का फोन आएगा जो कहते थे कि ये बड़ा गलत फैसला था, वहां पर फोन आएगा कि मालूम है गुड़िया, जब तुम 2 साल की थी तो तुमको अपने हाथ में जब हमने लिया था ना, तुम्हारी मम्मी से पूछना, अपनी मम्मी से, तुमको तो याद नहीं होगा, तुम अपनी मम्मी से पूछना, हमने कह दिया था कि हमारी बिटिया रानी अधिकारी बनेगी। मतलब वही शख्स कल तक ये कह रहे थे कि ये जो है बड़ा गलत फैसला, इसको कहां भेज रहे हो, बिगड़ जाएगी। आज अधिकारी बनने पर, अखबारों में नाम छपने पर उनका स्वर बदल गया। क्यों स्वर बदल गया? रिप्रेजेंटेशन। यानी आपके समाज से कोई एक अगर बाहर निकलता है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट होता है, प्रदर्शनकारी प्रभाव होता है। अब क्या होगा? वही चाचा जी, वही मौसा जी, वही फूफा जी जो अपनी लड़कियों को कल तक डांट रहे थे कि वो बड़की की तरह मत बनना, वो जाकर वहां पर जो है उसके पिता जो है उसका दिमाग खराब हो गया, बाहर भेज दिया उसको पढ़ने के लिए, तुम लोग एकदम घर के अंदर देखो कैसे टिप टिप इंग्लिश में बोलती रहती है, और वो बहुत फ्री ओपन हो गई है। लेकिन अधिकारी जैसे ही वो बच्ची बनी वैसे ही उनका अप्रोच बदला, अपनी बच्चियों को बुलाए कि देखो तुम्हारी बड़ी दीदी जो है कितना नाम रोशन किया है, अखबारों में नाम छा गया है, तो तुमको भी क्या करना है? अधिकारी बनना है। अचानक उनकी सोच बदलती है, क्योंकि जब तक वो चीज उनके हाथ में नहीं रहती है उसकी कीमत, वो उसका महत्व नहीं समझते। तो आरक्षण का पहला उद्देश्य था सोशल रिप्रेजेंटेशन करना। सोशल रिप्रेजेंटेशन यानी उस समुदाय के लोगों से कुछ अधिकारी बनकर आए, और अगर वो अधिकारी और कर्मचारी बनकर आते हैं तो पहला प्रभाव उस समुदाय के लोगों पर पड़ेगा, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी कि हम भी कर सकते हैं। क्योंकि आजादी के पहले अनुसूचित जातियां, जनजातियां, पिछड़े वर्ग यह मानकर बैठे थे कि वह मानसिक रूप में कमजोर हैं और विकास की यात्रा पर आगे नहीं बढ़ सकते। आप उनको पढ़ाइए, लिखाइए, उस आत्मविश्वास को कैसे वहां पर मजबूत करेंगे? तो आरक्षण का उद्देश्य उस आत्मविश्वास को मजबूत करना था, उन्हें प्रेरित करना था कि आपको भी अब इन सब चीजों में, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते थे, और अगर नहीं पढ़ना चाहते तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आप उनको छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ रहे हैं तो मत पढ़ने दीजिए, उनकी चॉइस है। चॉइस की बात नहीं है, सरकार का यह दायित्व है कि जल्द से जल्द समाज के सभी वर्गों को उस मेन धारा से जोड़ा जा सके। तो पहला मकसद था कि उनके अंदर यह विश्वास लाना कि नहीं, ये अगर हम काम करते हैं तो हमारे जीवन में गुणात्मक सुधार आ सकता है। और दूसरा अन्य लोगों के जीवन में जो है बदलाव लाना, यानी जो अन्य समुदाय हैं, जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं, किसी के लिए वह सोचते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं कर सकते। आप खुद इमेजिन कीजिए, आरक्षण की वजह से मान लीजिए 1951 में कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति वह एक डीएम बन जाता है, एक एसडीएम बन जाता है, और कोई ऊंची जाति का व्यक्ति जो अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिसेस में बिलीव करता है कि अगर किसी से स्पर्श हो गया तो तुरंत गंगा जल अपने साथ वहां पर लिया हुआ है और साफ करेगा सारी चीजें। अब एसडीएम साहब अनुसूचित जाति के एक फाइल उठाए और उन्होंने वहां पर अपने पेशकार को, जो ऊंची जाति के, उनको दे दिया कि जाओ ये फाइल उनको देकर आओ। क्या पेशकार महोदय जो हैं वह गंगा जल से उस फाइल को धोएंगे? तो अब ये आपके लिए अब उनसे दूरी बनाना संभव ही नहीं रहा। जब आपके बीच वो बैठ गए तो अब आप उनसे दूरी नहीं बना सकते हैं। आप मानसिक दूरी भले ही बना दें, लेकिन अब फिजिकल जो है प्रॉक्सिमिटी बढ़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि समय के साथ साथ उनको लेकर एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगा, स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। तो इसका आरक्षण का मकसद था सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके वंचित वर्गों के आत्मविश्वास को बढ़ाना और अन्य समुदायों की सोच को उदार बनाना, अन्य समुदायों में वंचित वर्गों की स्वीकार्यता को बढ़ाना। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण यहां पर जो इसका आरक्षण का उद्देश्य था। दूसरा आरक्षण का उद्देश्य था सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल इंपावरमेंट। और सोशल इंपावरमेंट का मतलब क्या है? इंपावरमेंट का मतलब होता है समाज के वंचित वर्गों की नीति निर्धारण में भागीदारी बढ़ाना। हम आरक्षण के माध्यम से उन्हें उन पदों पर लेकर जा रहे थे जहां उनकी भूमिका नीतियों को निर्धारित करने और नीतियों को लागू करने में होने वाली थी। और इसलिए आरक्षण के माध्यम से अगर हम वंचित वर्गों के कुछ लोगों को नीति निर्धारण की प्रक्रिया से जोड़ रहे हैं तो वो जितना बेहतर तरीके से अपने समुदाय की समस्याओं
की पहचान कर सकते हैं और उनके लिए नीतियों का सुझाव दे सकते हैं। अन्य समुदाय के लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारा मकसद ये भी था कि हम संवेदनशील नीतियां कैसे बनाएं, उनको कैसे लागू करें। इसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि उसी वंचित समुदाय के लोगों को लेकर आया जाए। तीसरा हमारा मकसद यह भी था कि हम आरक्षण के माध्यम से वह नेशनल इंटीग्रिटी को भी जोड़ना चाहते थे। असल में आरक्षण वह यहां पर समाज विरोधी धारणा नहीं, राष्ट्र विरोधी धारणा नहीं थी। आरक्षण तो राष्ट्र को जोड़ने के लिए आया। अगर हम आरक्षण न देते, अनुसूचित जातियों का जीवन वैसे ही बना रहता, क्योंकि कानून बनने के बाद भी देश से छुआछूत खत्म नहीं हुआ था। पिछले 10-15 सालों तक छुआछूत रहा है भारत में, और आज भी कुछ ऐसे गांव, कुछ ऐसे जगह हैं जहां छुआछूत की प्रथाएं चल रही हैं। अभी भी अलग अलग बर्तनों में खाने की परंपरा चलती रहती है। अभी कल किसी स्टूडेंट ने बताया कि हमारे यहाँ पर जो है कोई अकेजन था और वहां पर जो है वह जो उनके यहाँ की हरिजन बस्ती थी, उन्होंने कहा उनके लिए अलग से पात लगी हुई थी, और सर हमको बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे क्या इसका विरोध करना चाहिए या नहीं। सर मैंने विरोध किया भी, लेकिन मेरे घर वाले या अन्य लोग जो हैं वहां पर मुझे वह दबा दिए, मतलब उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने डांट दिया, डपट दिया। तो सवाल इस चीज का है कि चलिए ठीक है, उस बच्चे के अंदर यह भावना है पढ़ने लिखने के बाद कि यह चीज गलत है, अभी वो रोक नहीं पा रहा है, चलिए ठीक है। लेकिन कल को जब वह खुद मुखिया बनेगा तो निश्चित रूप से वह इस बदलाव का एक बड़ा हिस्सा बनेगा कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि हमने कहा यह समाज में हर जगह नहीं दिख रहा है, अब बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है समाज के स्तर पर, लेकिन फिर भी समाज का एक तबका, छोटा ही तबका, इस तरीके के भेदभाव आज भी कर रहा है। और अगर इस तरीके का भेदभाव बना रहता तो जो वंचित तबका है इस लोकतांत्रिक दुनिया में, उसके अंदर का आक्रोश, उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ता जाता। और ऐसे में भारत के राष्ट्रीय एकता के सामने सबसे बड़ा खतरा आता। जिस नक्सलवाद को आप केवल वह कुछ ट्राइबल्स एरिया में देखते हैं, केवल झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, इन राज्यों में ही केवल जिनके आप पैर देखते हैं कि ये नक्सलवाद वहां पर है। अगर भारत में आरक्षण जैसी सामाजिक न्याय की रणनीतियां न आती तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये मध्य प्रदेश, ये जल रहे होते ये नक्सलवाद की आग में, क्योंकि उनको एक वैचारिक आधार मिल जाता अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को समझाने का कि ये देश तुम्हारा नहीं है, ये ऊंची जातियों के द्वारा चलाया जा रहा है, ऊंचे लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, तुम्हारे ऊपर डोमिनेंस बनाया जा रहा है। इस तरीके के तर्क उनके द्वारा दिए जा सकते थे। लेकिन इसके बावजूद समाज का वंचित तबका लोकतंत्र में भरोसा रखता है। अगर अनुसूचित जातियों को कोई ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेगा, ओबीसी का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेगा, उनके पास आर्गुमेंट है। वो कहेंगे कि ये देश हमारा है, इस देश ने हमें आरक्षण दिया है, इस देश ने हमको इतना सपोर्ट किया है, आप कैसे कह सकते हैं कि हम उस देश के खिलाफ हथियार उठाएं। इस आरक्षण नीति ने उनके अंदर सरकार के प्रति भरोसे की भावना को मजबूत किया है। इस आरक्षण ने सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित हमारे देश में किया है। तो यह क्या था आरक्षण का मकसद। कल डिटेल में हम लोग देखेंगे कि आरक्षण जो है वह कैसे कैसे आया, न्यायपालिका के क्या डिसीजंस वगैरह आए हैं, ये पूरा एक डेवलपमेंट है। कल इन सब चीजों पर देखेंगे। तो कल के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, कल मिलते हैं। थैंक यू।